हेलो दोस्तों, तो आज हम रेडियो एक्टिविटी का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है? तो लास्ट लेक्चर में हमने कुछ बेसिक बातें जानी थी कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होता है, ठीक है? रेडियो सक्रिय पदार्थ किसे कहा जाता है और कुछ चीज़ें और हमने उसके बारे में पढ़ी थी, ठीक है? तो आज हम उससे आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट में हमने पढ़ा था कि रेडियो एक्टिविटी के क्या-क्या कारण हो सकते हैं या क्या-क्या क्वालिटीज़ होती है, ठीक है? उसमें कुछ बातें हमने पढ़ी थी कि थोरियम सबसे ज़्यादा भारत में पाया जाता है, उसके द्वारा से ज़्यादा प्रदूषण होता है, ठीक? तो आपको कुछ-कुछ चीज़ें याद हो गई होगी, ऐसी उम्मीद है मुझे आपसे, ठीक है? तो आज हम कुछ और बातें पढ़ रहे हैं। एफ ब्लॉक के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है? अब एफ ब्लॉक में 2 सीरीज़ होती है, एक तो लेंथेनाइड सीरीज़ होती है और एक एक्टिनाइड सीरीज़ होती है। तो इसमें आपको क्या याद रखना है कि जो लेंथेनाइड सीरीज है उसमें केवल एक प्रोमिथियम ऐसा है जो रेडियो एक्टिविटी है। तो क्वेश्चन यहाँ से ये आता है कि लेंथेनाइड सीरीज का एकमात्र वह तत्व जो रेडियो सक्रिय पदार्थ है, तो आपका आंसर क्या होगा? प्रोमिथियम, ठीक है? और एक्टिनाइड सीरीज की बात करें तो सारे के सारे तत्व क्या है? रेडियो एक्टिविटी है, ठीक है? मतलब जितने भी तत्व एक्टिनाइड सीरीज में आते हैं वो सारे रेडियो सक्रियता को दर्शाते हैं, ठीक है? अब ये एक्टिनाइड सीरीज में क्या-क्या कौन-कौन से एलिमेंट आते हैं, लेंथेनाइड में कौन-कौन से आते हैं, ये हम आगे चलकर जब पीरियोडिक टेबल चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। यूरेनियम इज द हेवीएस्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट। कहने का मतलब ये है कि यूरेनियम जितने भी रेडियो एक्टिव पदार्थ हमारे पास है, रेडियो सक्रिय पदार्थ जितने भी है, उसमें सबसे भारी कौन सा है? तो यूरेनियम है। और सबसे हल्का कौन सा है? तो ट्राइटियम है, ठीक? ये दोनों पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा रेडियो सक्रिय पदार्थ सबसे भारी होता है? तो आपका आंसर होगा यूरेनियम। और कौन सा रेडियो सक्रिय पदार्थ सबसे हल्का होता है? तो आपका आंसर होगा ट्राइटियम, ठीक। आगे बढ़ते हैं। पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन पावर को हिंदी में बोला जाता है भेदन क्षमता। कि मतलब अगर इस इन तीनों अल्फा बीटा और गामा किरणों को कहीं पर अगर हम चलाते हैं तो सबसे ज्यादा कौन आर पार जाएगी, ठीक है? तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पेनिट्रेशन पावर एंड स्पीड। तो देखो जो जितनी स्पीड से जाएगा वो उतनी जल्दी उसको भेद पाएगा, है ना? तो पेनिट्रेशन पावर डिपेंड किस पे करती है? स्पीड पे करती है। जिसकी स्पीड ज्यादा होगी उसकी भेदन क्षमता भी ज्यादा होगी, ठीक है? तो आपको याद कैसे रखना है? एक कण है अल्फा, एक कण है बीटा और एक कण है गामा, ठीक है? ये तीनों किरणें। अब हमने क्या करा, एक कोई भी प्लेट ली, उसके ऊपर इन तीनों को चलाया, तो अल्फा क्या हुआ? थोड़े से जाकर रुक गया, बीटा थोड़ा उससे आगे गया और गामा उसको पूरा आर पार किया गया। तो कहने का मतलब कि इनको याद रखने का सिंपल सा तरीका है कि अल्फा को आप समझ लो कि ये बॉलीवुड का हीरो है, ठीक है? और बीटा को समझ लो कि ये हॉलीवुड का हीरो है और गामा को समझ लो कि ये साउथ का हीरो है, ठीक है? साउथ के हीरो आप समझते ही हो, सभी को पता ही है, ठीक है? तो यहाँ से क्या होगा, अगर कभी ऑर्डर पूछा जाएगा तो गामा का सबसे ज्यादा होगा भेदन क्षमता और स्पीड दोनों, और अल्फा का सबसे कम होगा, ठीक है? हमेशा यही रहेगा। और अगर इनकी आयनाइजेशन एनर्जी यानी कि आयनन ऊर्जा की बात करें तो गामा की सबसे कम होगी और अल्फा की सबसे ज्यादा होगी। कहने का आयनन ऊर्जा वो ऊर्जा होती है जिसमें इसमें इनके अंदर से अगर कोई इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन को खींचना है तो उसके लिए जो पावर हमें चाहिए उसी को हम क्या बोलते हैं? आयनन ऊर्जा बोलते हैं या आयनाइजेशन पावर बोलते हैं, ठीक है? तो ये ऑर्डर दोनों याद होने चाहिए। भेदन क्षमता में क्या होगा? गामा की सबसे ज्यादा होगी जबकि आयनन ऊर्जा में सबसे कम हो जाएगी गामा की, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ डीके, हिंदी में बोला जाता है क्षय के प्रकार, ठीक है? तो 3 तरह के क्षय होते हैं, अल्फा क्षय, बीटा क्षय और गामा क्षय। तीनों के बारे में हमें पढ़ना है। पढ़ते हैं अल्फा क्षय के बारे में। इन दिस एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 2 यूनिट एंड एटॉमिक मास डिक्रीजेस बाय 4 यूनिट। सिंपल सा है कि जब अगर किसी किसी भी तत्व में अल्फा क्षय हो रहा है, मतलब उससे अल्फा किरणें निकल रही है, तो होगा क्या? उसका एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक 2 कम हो जाएगा और उसका परमाणु द्रव्यमान जो है, एटॉमिक मास जो है, वो 4 कम हो जाएगा, ठीक है? ये सिंपल सा याद रखना है। तो क्वेश्चन यहाँ से ये आता है कि कौन से क्षय में परमाणु क्रमांक 2 में परमाणु क्रमांक के 2 की कमी हो जाती है? तो आपका आंसर होगा अल्फा क्षय। कौन से में परमाणु द्रव्यमान में 4 यूनिट की कमी हो जाती है? तो आपका आंसर होगा अल्फा क्षय, ठीक है? ये 2 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। अगला पढ़ेंगे बीटा क्षय। इसमें कुछ नहीं होता है, सिंपल 1 यूनिट की वृद्धि होती है किसमें? एटॉमिक नंबर में, और एटॉमिक मास सेम ही रहता है, ठीक है? तो याद रखने का क्या तरीका है? अल्फा क्षय में क्या होगा?
जो एटॉमिक नंबर होगा वो 2 कम हो जाएगा और एटॉमिक मास जो होगा वो 4 कम हो जाएगा। बीटा शेल में क्या होगा, एटॉमिक नंबर जो होगा वो 1 यूनिट बढ़ जाएगा और गामा शेल में कोई भी चेंज नहीं होगा। न तो न तो एटॉमिक नंबर चेंज होगा, न एटॉमिक मास चेंज होगा। अगर मैं आपसे यहाँ से जनरल क्वेश्चन पूछूं कि कौन से शय में एटॉमिक मास में कोई डिफरेंस नहीं आता है या परमाणु द्रव्यमान में कोई भी अंतर नहीं आता है, तो आपका आंसर होगा बीटा हुआ गामा शय, क्योंकि दोनों में परमाणु द्रव्यमान क्या हो रहा है, सेम रह रहा है। एटॉमिक मास इसमें भी सेम है और एटॉमिक मास इसमें भी सेम है। बीटा शय में क्या होगा, जो परमाणु क्रमांक है वो 1 बढ़ जाएगा और अल्फा शय में परमाणु क्रमांक 2 कम होगा जबकि परमाणु द्रव्यमान 4 कम होगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ये देखो नोट बना के मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है। इन बीटा एंड गामा डीके एटॉमिक मास रिमेन सेम। बीटा और गामा शय में परमाणु द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, और ये दो पार्टिकल होते हैं, एक तो न्यूट्रिनो होता है और एक एंटी न्यूट्रिनो होता है। तो इन पर क्या होता है, ये ऐसे कण होते हैं जिन पर चार्ज नहीं होता है, जिनका कोई द्रव्यमान नहीं होता है, पर ये स्पिन करते रहते हैं, मतलब उछलते रहते हैं। ठीक है, तो इनका स्पिन नॉट इक्वल टू 0, मतलब स्पिन कुछ ना कुछ हो इधर न उधर घूमते रहते हैं। ठीक है, ये इतना कोई आईएमपी नहीं है, आपको सिंपल सी ये याद रखना है, अल्फा शेल क्या होता है, बीटा शेल क्या होता है और गामा शेल क्या होता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु। ठीक है, ये इसका हिंदी मीनिंग है, रेडियो एक्टिव तत्वों की अर्ध आयु। तो अर्ध आयु क्या क्या मतलब है कि जैसे मान लो आप अगर 100 साल आपकी उम्र है तो आपकी अर्ध आयु क्या होगी, 50 साल हो गए। उससे आधी पूछूंगा तो आपकी क्या हो जाएगी, 25 साल हो जाएगी। तो ऐसे कैसे इनका है कि मान लो ए कोई क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट मान लिया ये ए। ठीक है, अब इसको मैं बोलूँ इसकी अर्ध आयु अगर 2 महीने है, तो कहने का मतलब इसकी पूरी आयु कितनी थी, 4 महीने थी, और दो महीने में क्या होगा, ये आधा रह जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सा मीनिंग है। तो ए था 2 महीने में क्या होगा, क्वेश्चन ये आएगा कि ए कोई प्रोडक्ट है, एक रेडियो सक्रिय तत्व है, इसकी क्या है, अर्ध आयु 2 महीने है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि ये कितने समय में इतना रह जाएगा या कितने समय में इतना बच जाएगा, 2 क्वेश्चन बनते। अब ए था तो अर्ध आयु मतलब आधा हो जाएगा, तो a/2 हो गया, कितने महीने में, 2 महीने में। फिर इसका आधा हो जाएगा कितने महीने में, 2 महीने में। फिर इसका आधा हो जाएगा कितने महीने में, 2 महीने में। तो यहाँ से 2, 4 और 6, टोटल 6 महीने में ए से कितना रह गया, ये a/8 रह गया है। समझ में आई बात। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में वो समझ लो। क्वेश्चन है ये, देखो आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में। अ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस हैज अ हाफ लाइफ ऑफ 4 मंथ। ठीक है, एक कोई रेडियो सक्रिय तत्व है जिसके अर्ध आयु 4 महीने है। ठीक है, 3/4 ऑफ द सब्सटेंस वुड डीके इन। इसका मतलब है कि 3/4 कितने समय में वह खर्च हो जाएगा। तो 3/4 खर्च होने का मतलब क्या है, a-3a/4, मतलब a से a/4 बचाना है। शुरू में कितना रहेगा, ये a रहेगा, 4 महीने बाद ये आधा रह जाएगा, a/2 रह जाएगा, और उसके 4 महीने बाद ये a/4 रह जाएगा। तो टोटल 4 to 4 8 मंथ में ये कितना रह गया, a से a/4 रह गया। ठीक है, चलो सेम यही क्वेश्चन है, आप इसको घर पे ट्राई करिएगा, ये इसका भी आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, आखिरी पढ़ते हैं यूजेज ऑफ रेडियो एक्टिविटी। ये तो आपने पढ़ भी रखे होंगे और बहुत इजी भी है। इसमें सिंपल सा याद रखना है कि यूरेनियम 38 ये एक रेडियो सक्रिय तत्व है। इसका यूज कहाँ होता है, पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में, एज ऑफ अर्थ। क्वेश्चन डायरेक्ट उठ के आता है यहाँ से कि पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में कौन से रेडियो सक्रिय तत्व का प्रयोग किया जाता है, तो आपका आंसर होगा यूरेनियम 238। ठीक है, अगला है कार्बन डेटिंग 14, C14। ठीक है, कार्बन डेटिंग 14 या रेडियो डेटिंग भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इट इज यूज्ड टू फाइंड द एज ऑफ फॉसिल्स एंड रॉक्स। यह जीवाश्मों और चट्टानों की आयु ज्ञात करने में आता है। ठीक है, तो जीवाश्म और चट्टानों की आयु कहाँ से ज्ञात की जाती है, कार्बन 14 से ज्ञात की जाती है। पृथ्वी की आयु किससे ज्ञात की जाती है, यूरेनियम 238 से। ठीक है, अगला है ट्राइटियम। ठीक है, इट इज यूज्ड टू फाइंड द एज ऑफ वाटर। ठीक है, यह जल की आयु ज्ञात करने में यूज होता है। ठीक है, यूरेनियम 38 किसमें, पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में। कार्बन 14 किसमें, चट्टानों और जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने। ट्राइटियम किसमें, पानी की आयु ज्ञात करने में। अगला है सोडियम 24, Na24। इसका यूज किसमें होगा, रक्त का बहाव ज्ञात करने में। ठीक है, रक्त की स्पीड कितनी है या रक्त का बहाव कितना है वो ज्ञात करने के लिए सोडियम 24 का यूज आता है। कोबाल्ट 60 का यूज आता है, इट इज यूज्ड टू फाइंड द सेल ऑफ कैंसर। ठीक है, यह कैंसर की कोशिकाओं को ज्ञात करने के लिए यूज आता है। अब देखो दो तरह के होते हैं, एक तो होता है उसकी कोशिकाओं को ज्ञात करना और एक होता है उसकी कोशिकाओं को नष्ट करना। तो ये जो कोबाल्ट 60 है ये क्या करेगा, बस उनकी कोशिकाओं का पता लगाएगा।
और फास्फोरस 32 क्या करेगा, इसकी जो कैंसर की जो कोशिकाएं होगी उनको खत्म करेगा। तो क्वेश्चन यहाँ से कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है, आपको क्लियर होना चाहिए माइंड में कि जो कोबाल्ट 60 है वो कैंसर की कोशिकाओं का पता लगाता है, जबकि फास्फोरस 32 है वो कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट करता है, ठीक है। और एक और क्या काम है इसका, ये स्किन प्रॉब्लम को भी सोल्व करता है, ठीक है। तो इसका दो तरह का यूज है फास्फोरस 32 का। यह कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट करता है। इट इज यूज्ड टू डिस्ट्रॉय कैंसर सेल एंड इन स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम। यह त्वचा से संबंधित समस्याओं को भी हल करने में उपयोग आता है, ठीक है। अगला है आयोडीन 131, आयोडीन 131। इट इज यूज्ड टू फाइंड द प्रॉब्लम इन थायराइड ग्लैंड। ये थायराइड ग्रंथि में की समस्याओं का पता लगाने के लिए यूज आता है। किसमें यूज होता है, थायराइड ग्रंथि की समस्याओं का पता लगाने। और एक और इसका उपयोग है, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर डिजीज। यह घेंगा के उपचार में प्रयोग आता है, ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आयोडीन 131 का उपयोग किसमें होता है, घेंगा के उपचार में होता है, ठीक है। तो ये हमारा रेडियो एक्टिविटी चैप्टर खत्म हो गया है, ठीक है। अगले लेक्चर में हम चेन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।